हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ 90 डेज स्ट्रेटजी फॉर स्टडी बिफोर एग्जाम। भाई, आज से आपके एग्जाम में एग्जैक्टली 90 डेज बचे हैं। तो 90 डेज में स्टडी कैसे करनी चाहिए और मतलब किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये सब मैं आपका डिस्कस करने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज का जो स्टडी प्लान है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 1 दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 2 दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 3 दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 4 दे रहे हैं। मतलब आज की स्ट्रेटजी इंटर और फाइनल दोनों के लिए है। बट सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो उसकी स्ट्रेटजी अलग बनेगी, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। लेकिन पहले मैं बात करने जा रहा हूँ 90 डेज की स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट के लिए जो ग्रुप 1 दे रहे हैं। यस गाइस, तो चलिए इसके अंदर बात करते हैं। 90 डेज यानी कि 3 फुल मंथ। ठीक है ना। तो 90 डेज की जगह आप इसे 3 महीने बोलोगे ना, थोड़ी बेटर फीलिंग आएगी, है ना। 3 महीने बचे हुए हैं भाई। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये वाकई में सच है कि अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप 3 महीने भी मन लगा के पढ़ाई करते हो ना, मतलब जम के पढ़ाई करते हो, मैं कहता हूं अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, और आपके पास 3 महीने जो हैं इसको अगर आपने फुल यूटिलाइज कर लिया, मेरी गारंटी है सर, आप इस एग्जाम को बड़े आराम से क्लियर कर दोगे। सर, टाइम कभी कम नहीं पड़ता। टाइम बहुत होता है अगर उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो। और अगर टाइम को सही यूटिलाइज नहीं किया जाए, फिर तो आपको पता है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। फिर टाइम की तो कोई बात ही नहीं रही वहां पे। तो गाइस, 90 डेज यानी कि 3 फुल मंथ। सबसे पहली स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी मार्च के 19 डेज के लिए, यानी कि 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी अप्रैल के 30 डेज के लिए, यानी कि अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी मई 31 डेज के लिए, एंड देन जून के आखिरी 10 दिन के लिए। अब 11 जून से तो एग्जाम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ये जो स्ट्रेटजी है, ये हमारी 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 4 यानी कि अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो भी 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में भी 4 है, ग्रुप 3 में भी 4 है, ग्रुप 4 में भी 4 है। ठीक है ना। तो 4 सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी है। तो मैं आपको ग्रुप 1 के हिसाब से बताऊंगा, आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 1 को लूंगा, यानी कि आपका जो सीएम में इंटर का ग्रुप 1 है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपके पेपर है फाइनेंशियल अकाउंट का, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का, और आपका टैक्स लॉज का यानी कि डीआईटीएक्स का, और कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे पहले बात करेंगे मार्च के 19 डेज, 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तो गाइज, सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको यहाँ पर ना 1 डे के अंदर 8 आवर मिनिमम स्टडी करनी है। अच्छा, एक बात सुनो, हम लोग ना अक्सर बोलते हैं कि यार मैं ना मतलब इतना पढ़ूंगा लास्ट के डेज में, बस मैं 15-15 घंटे पढ़ दूंगा लास्ट के डेज में, मेरा सब कवर हो जाएगा। यार एकदम से कुछ भी नहीं हो पाता। ये मानो आप एकदम से कुछ भी नहीं होता, किसी भी चीज को करने के लिए टाइम चाहिए होता है और उसके साथ लय बनानी पड़ती है आपको। पहले स्टार्ट करेंगे हम 8 आवर्स इन ए डे के अंदर। ठीक है ना। देखो, दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 8 8 8। भाई मेरा मानना है आपको 8 घंटे तो डेफिनेटली सोना चाहिए। मतलब उस सोने का भी एक तरीका होता है, वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन मतलब 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है ना। 16 घंटे आपके पास दूसरे होते हैं जो प्रोडक्टिव काम के लिए होते हैं, जिसमें आपको कुछ करना है। ठीक है। तो पहले मैं बोलूंगा ये जो 19 डेज है ना, आप यहां पर अपनी प्रैक्टिस करो 8 आवर्स को स्टडी करने की, मतलब वो कैपेसिटी बनानी पड़ेगी 8 घंटे बैठने की। देखो, यहां पर हमारे पास 4 पेपर हैं। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कॉम्बिनेशन बनाना है दो दो पेपर का। ठीक है ना। दो दो पेपर का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, इवनिंग में पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो, अपना अपना तरीका है। बहुत सारे लोग मतलब नाइट में स्टडी करने वाले होते हैं, बहुत सारे मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। सब जगह अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मतलब मैं सोचूंगा मैं 5 बजे उठने को तैयार हूँ, 4 बजे उठने को तैयार हूँ। लेकिन लेट नाइट स्टडी करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। दोनों अपना अपना है। आप अपना लेट नाइट स्टडी के लिए वेल प्रिपेयर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा मेरे मेरे पास लॉजिक है कि मैं क्यों मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ। बिकॉज अगर मैं सो मतलब कुछ घंटे सोता हूँ आराम से और फिर उठता हूँ तो मेरी जो ना माइंड फ्रेश होता है। और सुबह का टाइम तो सारी दुनिया बोलती है कि एक अलग ही पीस ऑफ माइंड होता है, सारी दुनिया सो चुकी होती है। आप किसी से व्हाट्सएप नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, सब सो रहे हैं भाई। आप जाग रहे हो ना, 5 बजे उठोगे, 4 बजे उठोगे, तो ये तो आपका टाइम हो ना, किसी और के पास मतलब किसी और का टाइम है ही नहीं। आप किसी और को टाइम दे ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो मैं मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ। तो आप
4 सब्जेक्ट को ना इस तरीके से बांटेंगे कि थ्योरी सब्जेक्ट को अलग पकड़ेंगे और मतलब एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ऐसे पकड़ना अपने सब्जेक्ट को, थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल। अब जो फर्स्ट ग्रुप है ना, इसके अंदर थ्योरी का एक ही सब्जेक्ट है लॉ का। मैं बोलूंगा लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ना हम एक तरफ ले लेते हैं, डीआईटीएक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग को हम एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे। लॉस के लिए 1.5 आवर मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। मतलब अभी स्टार्टिंग में इन 19 दिन के लिए अगर आप 1.5 घंटा लॉ पढ़ते हैं ना तो बहुत मतलब बेटर रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 2 आवर्स, डीआईटीएक्स के लिए 3 आवर। अब 3 आवर क्यों मैंने बोला, क्योंकि आपके पास इसके अंदर एक्चुअल में 2 पेपर हैं, डायरेक्ट टैक्स भी इसी के अंदर है और इनडायरेक्ट टैक्स भी इसके अंदर है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर हम पहले डायरेक्ट कर लेंगे फिर इनडायरेक्ट कर लेंगे, मैं तो इस बात के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं कि आप दोनों साइमल्टेनियसली चलाओ, थोड़े थोड़े। डायरेक्ट टैक्स को पढ़ो आप डेली बेसिस पर 2 आवर, आपने 2 आवर देने ही देने हैं, और आईडीटी को आपने देना है 1 आवर। मेरी बात सुनो, आईडीटी का सिलेबस लिटिल बिट कम है, आईडीटी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। डायरेक्ट टैक्स ओशियन है, समुंदर है, उसके अंदर तो नहाते रहोगे डूब जाओगे, इतना है, ठीक है ना। वो पीजीवीपी कैपिटल गेन चलेगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे। तो डायरेक्ट टैक्स को आप टाइम थोड़ा ज्यादा दोगे और आईडीटी को टाइम थोड़ा कम दोगे, ठीक है ना। कोस्ट अकाउंटिंग के लिए शुरुआती दौर में 1.5 आवर इनफ है, शुरुआती दौर में इनफ है। तो भाई मेरे पास जो है ये हमारे पास हो गए हैं 8 आवर, लेकिन यहाँ पर इसी 8 आवर के अंदर आपने एक काम और करना है। अगर आप अभी से करना शुरू कर दोगे ना तो लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपको इन्हीं 8 आवर के अंदर इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपको बनाने हैं समरी नोट्स। आप इस समरी नोट्स की वैल्यू समझना सर। समरी नोट का मतलब है शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का मतलब है वेरी शॉर्ट नोट। और अब मेरी बात समझना प्लीज, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये नोट आपने किसी भी टीचर की जो नोट्स होते हैं ना वहां से नहीं बनाने हैं, ये आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए। मतलब आपने कंसेप्ट को समझा, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, अब आप इस कंसेप्ट को 2 लाइनों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपने अपनी भाषा में अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख के छोड़ देना है। बस इतना, इतना मतलब एग्जाम डेज में जब आप उस कंसेप्ट को रिवाइज करो ना तो आप 2 लाइन में रिवाइज कर सको, और आपको जो समझ में आया ना, जितना समझ में आया उसको मैक्सिमम प्रिसाइज आप कर सकते हो ना, उस तरीके से आपको करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बताता हूँ, एसएससी की डेफिनेशन होती है, मैं इनकम टैक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एसएससी की डेफिनेशन है, अभी डेफिनेशन काफी वाइड है, जब मैं अपने बैच में करवाता हूँ तो इस डेफिनेशन में मैं 1 घंटा लगाता हूँ, बहुत डिटेल में करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल सिंपल शब्दों में अपनी भाषा में लिखना है कि कोई भी पर्सन अगर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या कोई अदर सम ऑफ मनी पे करने के लिए लायबल है तो उसे एसएससी कहते हैं। इसमें 3 लोग और आते हैं, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट, और अगर किसी के अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है तो उसे भी एसएससी कहते हैं। बस इतना लिखकर छोड़ देना है, इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखना है सर। पढ़ाई करते समय आप कितनी भी डिटेल में पढ़ो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स इतने शॉर्ट्स होने चाहिए कि आप एक एक कंसेप्ट को आधे आधे मिनट में एक एक मिनट में रिवाइज कर सके। फिर एग्जाम डेज के दिन ना आपको लगेगा कि यार ये इनकम फ्रॉम सैलरी जो मैंने 20 घंटों में पढ़ा था, जो मैं जिसमें मैंने 20 घंटे इन्वेस्ट किए थे, यार उसे तो मैं आधे घंटे में रिवाइज कर लूंगा, बिकॉज मैंने सारी बातें शॉर्ट में लिख रखी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग समरी नोट। हाँ, हो सकता है समरी नोट बनाने की वजह से आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम कम दे पाओ। जैसे मैंने इनकम टैक्स में बोला 4 घंटे पढ़ना है आपने, 3 घंटे पढ़ना है, तो हो सकता है आप 2.5 घंटे पढ़ेंगे और आधा घंटा नोट्स बनाने में लगा देंगे। हाँ, मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको 8 आवर्स पढ़ना है, मैं बोलूंगा इससे ज्यादा मत पढ़ना अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि धीरे धीरे कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे तभी बात बनेगी। तो 19 डेज के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए इन एज पर माय ओपिनियन, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है अप्रैल के 30 डेज। यहां पर मैं बोलूंगा आप टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर लो, यानी कि 10 आवर्स डेली कर लो। यहां पर एक प्रेशर भी आपके ऊपर क्रिएट होगा कि यार अप्रैल आ गया, अब तो एग्जाम आने वाले हो गए हैं, तो आपके ऊपर ना पढ़ाई का एक अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ भाई, अब मुझे 8 के 10 घंटे करने हैं। टाइम थोड़ा थोड़ा मैंने इंक्रीज किया है, लॉ के 2 आवर कर दिए हैं, कॉस्टिंग के 2 आवर, डीआईटीएक्स यानी कि 3.5 आवर। मैं बोलूंगा इसमें 2.5 आवर आप डीटी ही रखना, एंड 1 आवर जो है ना वो आप आईडीटी ही रखना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी 2.5 आवर। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, देखो आप सबसे लास्ट में लॉ मत पढ़ना। मतलब जैसे आप सोने वाले हो, आपका आखिरी मतलब डे का आपका लास्ट शेड्यूल है, तो लॉ को सबसे लास्ट में मत रखना। हालांकि मैं लॉ नहीं पढ़ाता हूं, फिर भी मैं वही बोलूंगा जो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पर हो सकता है आपको नींद आनी शुरू हो जाए, कंफर्टेबल ना हो पाओ। इसको फर्स्ट भी मत रखना,
क्योंकि ये भी ना हो कि इसका इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट पे पड़ जाए। आप पहले लॉ पढ़ो और थोड़ा-सा आपको बोरिंग लगे या फिर वो थ्योरेटिकल लगे तो बाकी सब्जेक्ट में मज़ा ना आए। तो इसको थोड़ा बीच में एडजस्ट करना आप, ठीक है ना? तो लॉ को सबसे आखिर में भी नहीं रखना, सबसे फर्स्ट पे भी नहीं रखना, ठीक है ना? इस तरीके से आपने करना है इसके अंदर। हाँ जी, इंक्लूडिंग समरी नोट्स। हर रोज़ ये एक रूल है आपका कि हर रोज़ आपने समरी नोट्स बनाने ही बनाने हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये वाली बात मेरी मार्च मंथ के लिए भी है, अप्रैल मंथ के लिए भी है। हफ्ते में ना 6 दिन आपको पढ़ना है, 7th डे आपको नहीं पढ़ना है, नया, नया नहीं पढ़ना है। मतलब आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे खूब पढ़ो। 2-2 घंटे, 2-2 घंटे सब कुछ पढ़ो। 7th डे यानी कि संडे वाले दिन आपने करना क्या है पता है आपको? वो 6 दिन के पूरे प्रोसेस को रिवाइज़ करना है। वो समरी नोट्स का यूज़ करना है और उसे बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना है, उसे रटना है, उसे पढ़ना है। क्योंकि यार एक बात बताऊँ, नॉलेज कितनी भी ज़बरदस्त हो, अगर पेपर में याद ना आए ना, तो कुछ काम की नहीं है। पेपर में याद भी तो आनी चाहिए, उसके लिए रिवीजन भी तो करनी पड़ेगी, उसको रिवाइज़ भी तो करना पड़ेगा और रिवाइज़ साथ-साथ कर लो, तो बहुत ही बेटर रहता है, बहुत ही बेटर रहता है। तो गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 6 दिन पढ़ने के बाद 1 दिन अपने लिए ज़रूर निकालना, जिसमें आपने पूरा रिवाइज़ करना है, पूरा 6 डेज़ को बार-बार उसको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। यार अपने आप को ना प्रोफेशनल ज़्यादा फ़ील मत करो। कई लोग क्या होता है ना मतलब इस कोर्स में बोलते हैं प्रोफेशनल है, हम तो एक बार पढ़ेंगे यार, बार-बार तो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा मत सोचना। आप अपने अंदर वही ज़ील लेके आओ पढ़ने की जो आपके पास 9th-10th क्लास में थी। रिमेंबर योर 9th-10th क्लास डेज़, रिमेंबर योर 11th क्लास डेज़ जब आप 11th में थे, 9th में थे, 10th क्या जेलसी थी यार कि वो कितना पढ़ रहा है, मेरा तो ये हुआ नहीं। हम झूठ बोल दिया करते, भाई मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैंने तो शुरू भी नहीं किया, इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताऊँगा मैं कितना पढ़ रहा हूँ। यार वो पैशन अंदर लेके आओ। मतलब ऐसा थोड़ी है सीएमए में आने के बाद आपके मन में आए यार वो पढ़ रहा है पढ़ने दे यार मेरे को क्या है सबको उसका अपना पढ़ना है मेरा अपना पढ़ना है ऐसे मत सोचो। वही जेलसी वही मतलब एक अंदर ना कंपटीशन की भावना वही सब चीजें आपके अंदर दोबारा आनी चाहिए। वही मतलब वही जैसे अगर आपको याद हो एक सब्जेक्ट था बिजनेस मैनेजमेंट। कैसे आप अपने उसके मतलब अगर किसी टॉपिक के 10 पॉइंट है तो कैसे वो 10 पॉइंट याद कर पहला पॉइंट दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पॉइंट याद किया करते थे और फिर वो पॉइंट अपनी मम्मी को भी सुना दिया करते थे कि आप मम्मी सुन ले मेरे से एक बार वो सारे पॉइंट मुझे याद हुए नहीं। वही बिल्कुल सेम तरीका ही है। प्रोफेशनल एग्जाम जरूर है, आप प्रोफेशनल कोर्स में जरूर हो बट अपने आप को इतना प्रोफेशनल मत समझो कि आप पढ़ना ही बंद कर दो और आपको फील हो बस हमें तो एक बार समझना होता है हम तो समझ के करते हैं। भाई पेपर वाले को समझ में नहीं आती आपने क्या किया है। पेपर वाले को दिखता है आपने क्या लिखा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा जितना ज्यादा रिवाइज करेगा जितना ज्यादा पॉइंट्स को रिटेन करेगा रिपीट करेगा वो उतना ही बेहतर वहां पर लिख के आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये अप्रैल के 30 डेज आपने बिल्कुल मैंने आवर्स आपको बता दिए 10 आवर्स हो गए हैं मैंने आवर्स इंक्रीज कर दिए हैं। अब मैं चलूंगा मई के 31 डेज के लिए, ठीक है ना। अब जब आप मई के 31 डेज में आएंगे ना सर तो समझ लो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। आपके ऊपर एक माइंड में आएगा ये आखिरी महीना है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो कर सकता हूं वरना अब इसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा। यस बिल्कुल सच बात है। मई तक पहुंचने के बाद आपके पास एक आखिरी चांस है ये। इसके बाद फिर आपके पास टाइम आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक-एक दिन अगर आपने खराब किया ना, तो वो एक-एक दिन आपको भारी पड़ने वाला है। तो मई के 31 डेज़ है ना, ये मोस्ट क्रूशियल डेज़ है। इस पर आपने अपनी जान लगा देनी है सर। यहाँ पर मैंने आवर्स बोले हैं 12, 12 देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 8 घंटे सोने के 8 घंटे सोने की फ़ेवर में मैं एग्ज़ाम डे वाले दिन तक रहूँगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अपनी नींद कम कर दो, 4 घंटे सो, 3 घंटे सो, क्यों भाई क्यों? 24 घंटे में 8 निकालने के बाद बाकी कम बचते हैं क्या? उनको यूटिलाइज़ तो कर लो पहले। तो 16 8 घंटे निकाल दो आप सोने के, ठीक है? उसके बाद आपके पास बचे हैं 16 घंटे। 4 घंटे अदर वर्क के लिए निकाल सकते हो आप, थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हो, नहाना-वहाना सब उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है ना? तो बाकी 12 घंटे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट वही है, आवर्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, समरी नोट्स बिल्कुल कंटिन्यूएशन में रहेंगे। मई के मंथ में समरी नोट्स चलेंगे और बिल्कुल बनेंगे, ए टू जेड बनेंगे। संडे टू संडे आपने पूरा-पूरा रिवाइज़ करना है। ये आपने मान के चलना है आपने, ठीक है ना? लोगों को 2 आवर्स मोर देन इनफ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 आवर कर दो बिकॉज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे आप। डीआईटीएक्स 4 आवर कर दो। डीआईटीएक्स बड़ा है यार, मैं इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा टाइम। डीआईटीएक्स बड़ा है, मैं फिर बोलूँगा यहाँ पर भी आपको 3 आवर ही करना है डीटी को और 1 आवर करना है आईडीटी को और आपका टारगेट है मई 31st आते-आते एक बार आपको पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग समरी नोट्स। वो 10 दिन जो जून वाले बचे ना उनके लिए मत छोड़ देना। यहाँ पर आपको मतलब यहाँ आपके ऊपर ना मतलब आपने आपने लिखना है कंप्लीटेड। मई 31st को आपने लिखना है सर
कंप्लीटेड भाई, मेरा पूरा सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा कर लिया है इंक्लूडिंग समरी नोट्स। मैं समरी नोट पे बार बार जोर दूंगा और संडे की रिवीजन पे बार बार जोर दूंगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो ये कितना बड़ा हथियार है आपको पास करवाने के लिए, कितना बड़ा वेपन आपके पास है। कोस्टिंग के 3 आवर कर दो, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे साथ आ जाओ आप प्लीज। इसके बाद जो है ना, दैट इज जून के लास्ट 10 डेज। भाई अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं, क्या करोगे आप? रिवीजन 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 रिवीजन। वो समरी नोट्स जो आपने मार्च अप्रैल मई में बनाए हैं ना, अब वो काम आएंगे। अब वो काम आएंगे, बस धो दो यार, अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 10 दिनों में टेंशन मत लेना किसी भी तरह की। इन 10 दिनों में बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना, और टोटल आवर डेली इन अ डे, इसका मैं आंसर लिखूंगा जब तक है जान। भाई अब मैं नहीं बोलूंगा कि आपने 12 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे पढ़ना है, नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं फिर भी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 8 घंटे सो जाना। 16 घंटे फिर भी मोर देन इनफ रहेंगे। 16 में से आप 15 पढ़ पाते हो, 14 पढ़ पाते हो, 13.5 पढ़ पाते हो, 15 पढ़ पाते हो, कितने, दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू। दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू। आखिरी 10 दिन मतलब बंदा बोलता है डेडिकेटेड टू सीएमए एग्जाम्स, दस दैट थिंग। नो टाइम लिमिट फॉर स्टडी, कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पे। अब तो बस धो दो यार, धो। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इन 10 दिन में ना ये चारों सब्जेक्ट आप कम से कम 3-3 बार रिवाइज करोगे। अब 3-3 बार भाई साहब 10 दिन के अंदर, यस, अगर आपने मार्च अप्रैल मई में दम लगाया ना तो 3-3 बार रिवाइज हो जाएंगे, बिकॉज आपने समरी नोट्स बनाए हैं। बिकॉज आपने समरी नोट्स बनाए हैं, ट्रस्ट में ये हो जाएंगे। और मैं फिर बोलूंगा, समरी नोट्स किसी और के मत लेना, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स ही समझ आते हैं, और खुद के बनाए हुए नोट्स ही हेल्प करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या हो गया, बस 11 जून को आपका एग्जाम होगा सीधा, और क्या होगा? 11 जून को सीधा आपने एग्जाम देना है, इसके बाद और क्या होना है? इसके बाद सर मैं आपको बोलूंगा, हम्म इसके बाद मैं बोलूंगा, डोंट फॉरगेट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। डेली स्टडी टिल एग्जाम। डेली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोज पढ़ना है सर। ये मत सोचना आज मैं नहीं पढ़ता कल डबल पढ़ दूंगा, ना ना ना। भाई साहब डेली पढ़ने में जो चीजें दिमाग में एडजस्ट होती है ना, उनको टाइम चाहिए होता है, वो हेल्प करता है। एक बंदा एक दिन में 3 घंटे पढ़ता है, वो कहता है मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, तीसरे दिन 9 घंटे पढ़ दूंगा, बात नहीं बनेगी सर। ज्यादा इफेक्टिव उसका होगा जो डेली 3 घंटे पढ़ता है। एक दिन में 9 घंटे पढ़ने की जगह 3 दिन में 3-3 घंटे पढ़ना बेटर है। मिनिमम 8 आवर स्लीप आपको चाहिए। मैंने 6+2 रखा है। मैं ये मानता हूं कि जब आप 6 घंटे सोते हैं ना तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन जब आप उसके बाद लगातार 6-7 घंटे काम करेंगे ना, तो आपको एक बार फिर से नींद की झपकी आनी शुरू होगी। फिर आपको लगेगा यार नींद चढ़ रही है यार, ऊपर से गर्मियों के दिन नींद आ रही है, तो 2 घंटे आप वहां भी सो सकते हैं। तो एक साथ 8 घंटे मत सो, 6 घंटे और 2 घंटे सो। आप 6+1+1 भी कर सकते हो। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोस्ट अपन देखो, आप कभी किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना, जो मतलब होता है ना 3 साल का 2 साल का, ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व करना, 3 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करना। इस बच्चे को पूरा दिन एक ही काम होता है, खेलना और सोना। ये पूरा दिन घर में खेलता रहता है, तोड़ फोड़ करता रहता है, लेकिन ये सोता कब होता है? जब इसका मन करता है। जैसे ही थकता है ना, सो जाता है। कहीं पर मिलेगा सोया हुआ, कभी ड्राइंग रूम में सो रहा होगा, कभी बेडरूम में सो रहा होगा। ये टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता। इसके लिए लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं है। इसके लिए खेलना इसका पैशन है, और सोना इसकी मजबूरी है, बिकॉज वो नींद आती है थकने के बाद। तो आपने बिल्कुल ऐसे करना है, आपने पढ़ना शुरू करना है। आप लोगों को लगता है मैं 4 घंटे पढ़ लिया, मैं थोड़ा थक रहा हूँ, आप 15 मिनट का स्लीप ले लो, 20 मिनट का स्लीप ले लो, फिर उठ जाओ। उठ जाना, लेकिन कहीं ये नहीं सोए रह जाओ। ठीक है, फिर आपने 2 घंटे पढ़ा, आपको लगता है 10 मिनट के आंखें बंद करके लेट जाता हूँ, बिल्कुल लेट जाओ। ऐसे करके आप अपने 8 आवर्स को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब दिन रात एक काम है, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और सोना, बस। मेन काम आपका यही होना चाहिए। लाइट एंड हेल्दी फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एग्जाम डेज के अंदर ना, मैं तो बोलूंगा अभी से फॉलो कर लो यार। अभी से फॉलो कर लो, नहीं तो एग्जाम डेज में तो आपको करना ही पड़ेगा ये फॉलो, बात बनेगी नहीं इसके अलावा। मैं आपको सीधा बोलूंगा, लाइट फूड आपने कंज्यूम करना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा नींद ना आए। पता आपको हैवी फूड खाने से नींद आती है, पता होगा आपको, ये तो बात सिंपल कंसेप्ट है। पेट हैवी रहता है ना, तो आप किसी काम को कंफर्टेबली कर नहीं पाते। तो लाइट फूड बिल्कुल कम, रात का खाना तो भाई बिल्कुल ही कम कर दो। मैं तो एडवाइस करूंगा बिल्कुल ही कम कर दो। नो टीवी, नो पार्टी, नो मोबाइल, नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नो एनीथिंग। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये आपका करियर बनाएगा। करियर बन गया ना एक बार,
तो जितनी चीजें आपने सेक्रीफाइस की ना 10 गुना मिलेंगी। वही चीजें जो जो सेक्रीफाइस कर रहे हो ना वही सब चीजें आपको 10 गुना की रेशो में मिलेगी। और अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो फिर देख लो क्या होने वाला है। तो गाइज ये है 90 डेज स्ट्रेटजी फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिंगल ग्रुप आइदर वन और टू। तो गाइज बस रेडी हो जाओ और मेहनत करनी शुरू कर दो यार। लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। यही वक्त है एग्जाम निकालने का। गो गो गो। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और बात के लिए, किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। टिल देन बाय।